नमस्कार, बड़ी खबर तेज नजर के साथ मैं हूं आपके साथ दीपाली। हमारे इस खास शो में होंगी 24 घंटे की सभी बड़ी खबरें पूरे रफ्तार और विश्लेषण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सफर। आज रायबरेली में सुबह 9:30 बजे एक जबरदस्त ट्रेन हादसा हुआ। इस हादसे में 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई तो वहीं 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसा कुछ इस कदर हुआ कि डिब्बे में फंसे हुए लोगों को डिब्बा काट कर निकालना पड़ा। दरअसल जनता एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। अभी सारा फोकस ध्यान जो है रिलीफ और रेस्क्यू पे है। हमारे लखनऊ डिवीजन के डीआरएम और एडीआरएम और ब्रांच ऑफिसर्स वहां पहुंच गए हैं। स्थानीय प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन करके एम्बुलेंसेस वगैरह अरेंज करके घायलों को शिफ्ट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बछरावा रेलवे स्टेशन के पास रेल हादसे में करीब 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई तो वहीं 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दुर्घटना स्थल पर राहत कार्य तेजी से चला जिसकी वजह से कुछ लोगों को बचाया जा सका। उत्तर प्रदेश सरकार ने हादसे में घायल लोगों के लिए और मृतकों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है तो वहीं रेल मंत्रालय ने भी इसके लिए ऐलान किया है। दुर्घटनाग्रस्त डिब्बों में कई लोगों के फंसे होने की आशंका बताई जा रही है। अगर रेलवे की माने तो ड्राइवर ने सिग्नल को ओवरशूट किया था जिसकी वजह से ट्रेन आगे गई और पटरी से उतर गई। लेकिन असली रीजन क्या है इसकी जांच हो रही है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि किन कारणों की वजह से ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरे। लेकिन फिलहाल ये उत्तर प्रदेश में एक बड़ा हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के बछरावा में हुए रेल हादसे और उत्तर प्रदेश सरकार ने गंभीरता का परिचय दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मृतक परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायल परिवारों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने का ऐलान किया। इसी तर्ज पर रेलवे की ओर से भी मृतक परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायल परिवारों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने का ऐलान किया गया। बछरावा में हुए रेल हादसे में कई लोगों की मौत हुई और दर्जनों की संख्या में लोग घायल हुए। इस हादसे के बाद जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा और तत्परता दिखाते हुए तमाम घायलों को लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी के जिला चिकित्सालयों में भर्ती कराया गया। हादसा हुआ है, निश्चित रूप से बहुत दुखद है। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को जो कुछ भी करना है बचाव में, राहत में, लोगों को मदद पहुंचाने के लिए 108, 102 एम्बुलेंस भेज दी गई हैं। मेडिकल कॉलेज और पीजीआई में भी कई सारी सीट आरक्षित की गई ताकि घायलों को किसी तरह की दिक्कत न हो। मौके पर मुआयना करने के लिए रेल राज्य मंत्री और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी पहुंचे जिन्होंने लोगों को सांत्वना दी। दरअसल ये पहली बार कोई रेल हादसा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। इससे पहले खलीलाबाद में बड़ी लापरवाही से बड़ा रेल हादसा हुआ था। यूपी के बछरावा में हुए ट्रेन हादसे की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस मुद्दे को उठाया। सरकार जिस तरीके से आज रायबरेली के डीएम और एसपी छुट्टी पर हैं, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार हमेशा छुट्टी ही मनाती रहती है। यह कुंभकर्णी नींद अखिलेश यादव की सरकार है जिसका आज रायबरेली के हादसे में उजागर हुआ है। मौर्य ने आरोप लगाया कि हादसे के बाद भी अधिकारी हरकत में नहीं आए और उनके मुख्यमंत्री से शिकायत करने के बाद तत्परता दिखाई गई। सरकार की तरफ से जवाब देते हुए मंत्री राजा भैया ने भी माना कि मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद राहत कार्य में तेजी आई। विधानसभा में सभी ने ट्रेन हादसे पर खेद जताया। वहीं सरकार की तरफ से मृतकों के परिवार वालों को 1 लाख और घायलों को 50,000 के मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। जनता एक्सप्रेस के दुर्घटना के बाद वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर भी हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ। वाराणसी आ रही जनता एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होते ही वाराणसी रेलवे स्टेशन पर परिवार वालों की भीड़ लग गई। सभी अपने रिश्तेदारी अपनों का हालचाल जानने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। वहीं वाराणसी रेलवे प्रशासन भी हरकत में आते हुए सारी मदद मुहैया कराने में लग गई है। वाराणसी आ रहे यात्रियों के बारे में परिवार वालों को बताने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। हेल्पलाइन है, रेलवे का एक नंबर है जिसका नंबर है 62726 और रेलवे का पीएनटी नंबर है 0452 250 3814। हेल्पलाइन नंबर को पूरे स्टेशनों पर जगह जगह दीवारों पर चस्पा कर दिया गया है। परिवार वालों के आराम के लिए यहाँ पर अधिकारी भी उपलब्ध है ताकि जो भी यहाँ पर आए अपने परिवार की कुशल क्षेम जानने के लिए उन्हें आराम से उनके परिवार के लोगों के बारे में पता चल जाए। बछरावा में हुए रेल हादसे के बाद रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इस रेल हादसे से जुड़ी जानकारी के लिए लखनऊ का हेल्पलाइन नंबर है 09794830973, जबकि वाराणसी का है 054225038114, प्रतापगढ़ का है 053222
3830, रायबरेली का है 053422112224, बशरावा का है 0979484561 और देहरादून का है 013526240002, जबकि बरेली का हेल्पलाइन नंबर है 0581255861। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में गेहूं खरीद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में 30 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया और साथ ही ये तय किया गया कि किसानों को इस बार गेहूं खरीद में किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करने दिया जाएगा। गेहूं की होने वाली खरीद के विषय में बैठक थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि किसानों को कोई असुविधा न हो, लक्ष्य की प्राप्ति हो, उनको उचित मूल्य का भुगतान हो और पर्याप्त प्रचार प्रसार हो। इन्हीं विषयों पर आज बैठक 1800-1800-150 का टोल फ्री नंबर भी राज्य सरकार की ओर से जारी किया गया। साथ ही किसानों को बीमे का सीधा लाभ पहुंचाने का भी वादा किया गया। सरकार की ओर से ऐलान किया गया कि आकस्मिक मौत पर किसान को 5 लाख रुपए और बीमा राशि के माध्यम से 5 लाख रुपए यानी कुल 10 लाख रुपए की सहायता राशि मुहैया कराई जाएगी। गेहूं खरीद को लेकर किसी भी तरह की धांधली की शिकायत पर अफसरों पर कार्रवाई होगी। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुए किसानों द्वारा लगातार जान देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में एक ही दिन में 2 किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। किसानों के परिजनों के अनुसार कर्ज और फसल बर्बाद होने के सदमे के चलते किसानों ने जान दी है। वहीं जिला प्रशासन कर्ज और फसल बर्बाद होने की बात को नकार रहा है। मेहरौनी कोतवाली अंतर्गत पठा विजयपुरा निवासी 60 वर्षीय बूठा प्रजापति ने जहां फांसी लगाकर जान दे दी, वहीं ललितपुर कोतवाली अंतर्गत रजवाड़ा ग्राम निवासी 50 वर्षीय कड़ोरे ने सल्फास खाकर जान दे दी है। मृतक किसान बूठा प्रजापति के परिजनों का कहना है कि बूठा के ऊपर जहां किसान क्रेडिट कार्ड का करीब 70,000 रुपए का कर्जा था, वहीं साहूकारों से करीब 2.5 लाख रुपए भी ब्याज पर लिए हुआ था, जिसका ब्याज लगातार बढ़ता ही जा रहा था। मृतक किसान बूठा प्रजापति जब कल अपनी 4 एकड़ जमीन पर बोई गई फसल को देखने गया तो बर्बाद फसल को देखकर उसे सदमा लग गया और पास ही बने अपने आवास में जाकर फांसी लगाकर जान दे दी। जिले में हुई दोनों घटनाओं में जिला प्रशासन ने कर्ज और फसल के बर्बाद होने की बात को सिरे से नकार दिया है। साथ ही जिले के किसानों को अफवाहों से दूर रहने की सलाह देते हुए जल्द से जल्द उनकी बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा देकर राहत पहुंचाने की भी बात डीएम द्वारा की जा रही है। यूपी के महाराजगंज से भाजपा के पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बजरंग बहादुर की सदस्यता को रद्द करने वाले आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की एक नजीर को आधार मानते हुए उन्हें ये राहत दी है। आज ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को स्टे किया है और नेक्स्ट डे हमें काउंटर लगाने के लिए इलेक्शन कमीशन को और डिटेल काउंटर लगाए और उसके बाद अप्रैल 3 वीक के बाद उन्होंने डेट फिक्स की है, जिसमें उसके बाद कोई ऑर्डर पास किया। इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य पिटीशन में नोटिफिकेशन स्टे किया था, उसी ऑर्डर के आधार पर यहाँ पर भी स्टे किया गया है। गौरतलब है कि बजरंग बहादुर सिंह पर विधायक रहते हुए कई ठेके लेने का आरोप था और उसी के आधार पर लोकायुक्त ने जांच करके उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए संस्तुति की थी। इस मामले में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। साथ ही साथ लोकायुक्त को भी नोटिस जारी किया है। पूरे मामले की सुनवाई अब 21 अप्रैल को होगी। यूपीएसआरडीसी के अधिकारियों की तहरीर पर उन्नाव के 1000 किसानों के ऊपर बलवा की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्नाव में अखिलेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट ट्रांस गंगा सिटी को बड़ा झटका लगा है। उन्नाव में किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन अधिग्रहित कर उसका मुआवजा भुगतान किया गया, लेकिन अब किसान नई अधिग्रहण नीति के मुताबिक 4 गुना मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। किसान मुआवजा न मिलने पर अपनी जमीन वापस करने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने आज भी यूपीएसआईडीसी के अधिकारियों को खदेड़ दिया, जिसको लेकर अधिकारियों ने 48 ज्ञात और 1000 अज्ञात किसानों पर बलवा की धाराओं में मामला दर्ज कराया है। किसान किसी भी हालत पर यूपीएसआईडीसी को अपनी जमीन पे कब्जा देने के मूड में नहीं है। वहीं प्रदेश सरकार अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है। अब देखना यह होगा किसानों और सरकार के बीच कौन सा ऐसा रास्ता तलाशा जाता है जिससे इस विवाद को सुलझाया जा सके।
नोएडा में रक्षा मंत्रालय की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध तरीके से फार्म हाउस काटने के मामले में अब जी संगम पर खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन के अधिकारी हरकत में आते दिख रहे हैं। आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय के साथ हुई जिला प्रशासन की मीटिंग के बाद इस बात का फैसला लिया गया है कि जिला प्रशासन के अधिकारी भी भूमाफियाओं के खिलाफ चिन्हित कर कार्रवाई करेंगे। साथ ही सर्वे ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी भेजी गई है। सर्वे ऑफ इंडिया भी इस जमीन को चिन्हित करेगा जो 432 एकड़ जमीन रक्षा मंत्रालय ने 1950 में नंगली नंगला गांव में अधिग्रहण की थी। उस जमीन का कितना हिस्सा आखिर भूमाफियाओं ने कब्जा करके अवैध फार्म हाउस काट दिए, और इस सर्वे होने के बाद जिला प्रशासन और सर्वे ऑफ इंडिया की टीम तमाम भूमाफियाओं को नोटिस देकर इस जमीन को खाली कराने की कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि 24 मार्च को भी जिला प्रशासन को अपनी तरफ से एक हलफनामा दाखिल करना है, जो कि रक्षा मंत्रालय की जमीन को लेकर हाई कोर्ट में विचाराधीन मामले में दिया जाना है। इस हलफनामे में जिला प्रशासन को अभी तक की अपनी तरफ से प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करनी है कि आखिर इस जमीन को खाली कराने के लिए जिला प्रशासन ने अब तक क्या कार्रवाई की। अब देखने वाली बात होगी हरकत में आया हुआ जिला प्रशासन कब तक रक्षा मंत्रालय की जमीन को खाली करा पाता है, और अगली कार्रवाई इसी तरीके से चलेगी या महज कागजों में दबकर रह जाएगी। खाकी का नशा खाकी पहनने वालों पर किस कदर हावी है कि जनता की सुरक्षा को भूलकर अपनी वर्दी का रौब दिखाने से बाज नहीं आते। शायद यही वजह है कि 2 दरोगाओं ने एक बेकसूर छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। मामला खरेला थाना क्षेत्र के पास का है, जहां सादा वर्दी में आए 2 दरोगाओं ने हमीरपुर जिले के नवादा से BA फर्स्ट ईयर का पेपर देकर लौट रहे भाई बहन की पिटाई शुरू कर दी। वो दोनों व्यक्ति मुझे जबरदस्ती मारने लगे, कहने लगे कि तुम यहाँ नहीं बैठी थी, और मुझे क्रूजर से उतारकर जबरदस्ती रोड पे लाके मुझे मारा गया। कहीं से 2 अपरिचित अनजान व्यक्ति आए, मेरे बगल में बैठ गए और उनके मुंह से बहुत गंदी स्मेल भी आ रही थी। इसके बाद जब मेरा भाई आया, मैंने भाई से कहा भाई यहाँ आके बैठ जाओ, तो भाई को एकदम धक्का वक्का दे के मारने पीटने लगे। पीड़िता का आरोप है कि यह दोनों छेड़खानी कर रहे थे। जब भाई ने इसका विरोध किया तो इन्होंने पिटाई शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों दरोगाओं को लेन हाजिर करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक को जांच सौंप दी है। शाहजहांपुर में GRP ने हत्या का खुलासा किया है, लेकिन हत्या आरोपी के परिजनों ने मामले को पूरा फर्जी बताते हुए स्टेशन पर GRP थाने का घेराव किया और जमकर हंगामा काटा। दरअसल दिसंबर 2014 को एक युवक की स्टेशन पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें मुकदमा दर्ज था और पुलिस हत्या आरोपी की तलाश कर रही थी। पुलिस ने इसी आरोप में यूसुफ नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ है। उनके परिजनों का आरोप है कि GRP ने ही उनके जो युवक है उसको बेकसूर फंसाया है, वो फर्जी रूप से उसको फंसाया गया है। हमारे एक बेटे को इन्होंने फंसाया, उसने मारपीट की सिपाही से। ये पुलिस से उस बेटे की बुराई थी, उस बुराई के बदले में ये मर्डर केस में रख रहे हैं। से नाराज जो परिजन और स्थानीय लोगों ने जाकर स्टेशन पर घेराव किया और जमकर हंगामा काटा। हालांकि युवक को जेल भेज दिया गया, लेकिन यहाँ सवाल ये जरूर उठता है कि जिस तरीके से जो परिवार है वो युवक को मानसिक रूप से बीमार बता रहा है और कुछ दिन पहले GRP से हुआ उसका झगड़ा इस पूरे मामले पर सवाल निशान जरूर खड़ा कर रहा है। बरेली के बहेड़ी में 4 जगह आदमखोर कुत्तों के हमले से 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें 2 की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। बरेली के बहेड़ी में कुत्ते पकड़ने का अभियान तो दम नहीं पकड़ सका, मगर आदमखोर कुत्तों का हमला जारी है और मासूम बच्चों को अपना निशाना बना रहा है। बहेड़ी क्षेत्र में आदमखोर कुत्तों ने एक ही दिन में कुछ ही समय के अंतराल में अलग अलग स्थानों पर हमला किया और 5 बच्चों को नोच खाया। कुत्तों ने बच्चों पर उस वक्त हमला किया जब बच्चे जंगल में पशुओं के लिए चारा लेने गए थे। अचानक कुत्तों का झुंड उन पर टूट पड़ा। बच्चों के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने उन्हें बचाया। सभी बच्चों को बरेली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं बरेली प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश तो बहुत दिए थे, लेकिन उन पर अमल अभी तक नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से मासूमों की जान पर खतरा लगातार बना हुआ है। बहेड़ी में कुत्तों द्वारा बच्चों को घायल करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कुत्ते 6 बच्चों को बना चुके हैं अपना निवाला और दर्जनों को कर चुके हैं घायल। सिद्धार्थनगर जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना प्रकाश में आई है। मामला इटवा थाना क्षेत्र के बिलासा गांव का है। कमलेश अपने झोला छाप डॉक्टर चचा के साथ मिलकर उसे हार्मोन का इंजेक्शन लगाया और जिस सिरंज का उसने प्रयोग किया वह सिरंज पहले से ही HIV से ग्रसित मरीज को लगाया गया था। रीमा के अनुसार उसके पति और चचा ससुर ने यह खेल प्लान के तहत खेला ताकि उसे HIV पॉजिटिव कर उससे छुटकारा हासिल कर सके। 2 इंजेक्शन हमको दिया गया था
वो HIV पॉजिटिव का इंजेक्शन था और हमसे झूठा कहानी कहा गया कि हार्मोन्स का इंजेक्शन है। इस मामले में स्थानीय पुलिस भी हरकत में आ गई है और मुकदमा लिखकर आरोपियों को पकड़ने में जुट गई है, जबकि आरोपी अभी फरार। रीमा को अगर इंसाफ नहीं मिला तो दहेज लोभियों को एड्स ग्रसित सिरिंज के रूप में एक ऐसा हथियार मिल जाएगा कि जिससे कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। SSP ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पर चोरी करते हुए एक लाइव फुटेज सामने आया है। फैजाबाद में देर रात बेखौफ चोरों ने पुलिस कप्तान कार्यालय और पुलिस लाइन से चंद कदमों की दूरी पर VIP इलाके के चहल पहल वाली रोड में एक बड़ी दुकान पर चोरी करने की कोशिश की है, लेकिन दुकान पर लगे सुरक्षा उपकरण की मदद से अलर्ट SMS द्वारा घटना दुकान मालिक को मालूम हो गई और दुकान मालिक ने समय रहते दुकान पर पहुंचकर उन चोरों को अपनी कार से रोकने का प्रयास किया, लेकिन चोर घायल होने के बाद भी मौके से भाग गए। घटना की CCTV फुटेज देखा जाए तो 7 लोगों का गैंग पहले दुकान की रैकी करते हैं। दुकान के बाहर बाकायदा सफेद पेंट से कैमरे की लोकेशन और सुरक्षा उपकरण में लगे अलर्ट होटर को सड़क पर मार्क करते हैं और घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। इस घटना के बाद से पुलिस के खिलाफ दुकानदारों में काफी आक्रोश है। दुकानदारों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की है। पुलिस स्टेशन के चंद कदम की दूरी पर जहां पुलिस लाइन भी है, SSP का ऑफिस भी है और जहां पे पुलिस भारी मात्रा में रहती है, वहां से चंद कदम की दूरी पे अगर ये चोरी हो रही है और चोरी की वारदात का अंजाम दिया जा रहा है तो पुलिस क्या कर रही है? अखिलेश सरकार यूपी पुलिस को भले ही हाईटेक बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर अत्याधुनिक हथियारों से लैस कर रही हो, लेकिन यूपी पुलिस फिसड्डी साबित हो रही है। जिस पुलिस को जनता से अपनी सुरक्षा की उम्मीद है वह आपके प्रति कितने सजग है और कितने गंभीर है। जी संगम की टीम रूबरू कराएगी उन वर्दी वालों से जिन पर समाज की सुरक्षा का दायित्व है। बस्ती SP अमित वर्मा पुलिस टीम को रफ एंड टफ बनाने के लिए थाने का निरीक्षण कर रहे हैं। मुंडेरवा थाने के इंचार्ज UP सिंह पिस्टल चलाना तो दूर मैगजीन में गोली नहीं भर पाए। भला ऐसे पुलिस वालों को जनता की क्या उम्मीद है? ऐसे में सवाल उन हुक्मरानों पर भी उठता है जो प्रदेश के मुख्यालय पर बैठकर उन पुलिस वालों को निर्देश देते नजर आ रहे हैं। इस बार की चारधाम यात्रा 21 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जिसको दुर्घटना रहित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने कमर कसनी शुरू कर दी है। यात्रा के समय पहाड़ों पर दुर्घटना रोकना परिवहन विभाग के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। इस बार यात्रा पर जाने वाले वाहन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। साथ ही ग्रीन कार्ड जो होल्डर होंगे वही ऊपर जा पाएंगे, उसके बिना किसी भी गाड़ी को ऊपर जाने का परमिट नहीं मिल पाएगा। वैध प्रपत्रों वाले वाहन को हमारे कार्यालय में ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है, तो हमने पूरी तैयारी कर ली है। हमने एक्स्ट्रा स्टाफ की डिमांड भी अपने हायर लेवल से कर ली है। ग्रीन कार्ड बनाने का कार्य मैं उम्मीद करता हूं कि इस माह के अंत तक प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही बाहर से दूसरे स्टेट के जो वाहन होते हैं वो आकर उत्तराखंड में कहीं ना कहीं दुर्घटना को न्योता देते हैं, उन पर रोक लगाने के लिए भी परिवहन विभाग ने कड़ी कमर कस ली है। ऐसे डग्गावार वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के राजकोट के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मंदिर बनने जा रहा है। इलाहाबाद के फूलपुर तहसील के एक गांव में मोदी के प्रशंसक ने फैसला किया है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी 21 मार्च से मोदी के इस मंदिर का शुभारंभ होगा, आधारशिला रखी जाएगी। तकरीबन 1.25 करोड़ की लागत से बनने वाले इस मंदिर को श्री कृष्ण सेना नाम के एक संगठन के संयोजक ने बनाने का फैसला किया है। सुबह 11 बजे शिलान्यास होगा, उसके बाद धीरे धीरे 6 महीने में मंदिर पूरा बनकर तैयार होगा। लगभग 1.25 करोड़ रुपए मंदिर बनाने में लगेगा। इस संगठन का कहना है कि वो मोदी के कार्यों और मोदी की विचारधारा से इस कदर प्रभावित हैं कि अब उनकी मूर्ति स्थापना और मंदिर के लिए भी वो काम करेंगे। इस संगठन ने ये भी फैसला किया है कि आगे आने वाले समय में वो मोदी के विचारधारा को आगे ले जाने के लिए मोदी यूथ ब्रिगेड का गठन भी करेंगे। मार्च में जहां इनकम टैक्स की मार, वहीं अप्रैल में बच्चों को दाखिले के साथ ड्रेस और नई किताबें कापियों को खरीदने की भी मार झेलनी होगी। बाजार में इस बार किताबों की कीमत
करीब 10% बढ़ी हुई है। वहीं मार्केट में कुछ किताबें आई भी नहीं हैं। CBSE और ICSE बोर्ड के शहर में काफी स्कूल हैं जिनमें दाखिले के लिए मारामारी रहती है। ऐसे में स्कूलों की संख्या कम नहीं है जिसमें छात्रों की संख्या अच्छी खासी है। इनमें NCERT की किताबों की आपूर्ति लगभग नामुमकिन रहती है। नवंबर में भेजी गई किताबों की डिमांड अभी पूरी भी नहीं हो पाई है। स्कूलों में अप्रैल से शैक्षिक सत्र शुरू हो जाएगा। इसके कारण मार्केट में अभिभावकों की जेब पटनी भी शुरू हो जाएगी। पुस्तक विक्रेताओं की मनमानी भी अभिभावकों को प्रतिभा झेलनी पड़ रही है। दुकानदार जहां जबरन किताबों के साथ स्टेशनरी भी खरीदने को मजबूर करते हैं, वहीं प्रशासनिक अधिकारी इन सब पर मौन। वाराणसी के इंजीनियरिंग कॉलेज के 2 छात्रों ने एक ऐसे रोबोट का निर्माण किया है जिससे आपके घर की सुरक्षा और चौकस हो सके। रोबोट में ह्यूमन सेंसर का इस्तेमाल किया गया है ताकि आपके घर में न रहने के बाद भी रोबोट आपके घर की सुरक्षा करता रहे। मेरे करीब 3 महीने में बना है सर। ये मोबाइल के PCB से मिलकर बना है। इसमें पुराना मोबाइल के PCB लगा है और कबाड़ से कुछ चीजें आई है। हम देखते हैं जैसे कि हमारे आजकल सिक्योरिटी की सबको ही बहुत ज़रूरत है। सारे घर अनसेफ हैं, लोगों को बाहर जाना पड़ता है काम के कारण और लोग अकेला महसूस करते हैं। तो ये किस तरह इंटरटेन का भी काम करता है। पहली बार बनारस में कम से कम हमने एक ऐसे रोबोट को देखा जो रोबोट की तरह दिखता है। जो एक कॉन्सेप्ट था रोबोट का कि रोबोट आदमी की तरह दिखेगा। रोबोट में ऐसे 5 नंबर फीड किए जाते हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में किसी के आने के बाद वो मैसेज करता रहता है। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इंसान भले ही गलती करे मगर रोबोट गलती नहीं करता।